हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद दोस्तों इसमें 53,749 पद है, इसलिए ये परीक्षा आप सभी के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर भी दोस्तों टेस्ट है वो जरूर दें। दोस्तों, आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम के चैनल से भी जरूर जुड़े। वहां पर आपको निःशुल्क सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित। दोस्तों, ये देखिए, ये अभी संशोधित परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम आया है, जिसमें यहाँ पर ये सिलेबस है। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न है, ठीक है, और मैथ के 15 प्रश्न है। टोटल 120 प्रश्न है। इसी पैटर्न के अनुसार ये है और आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर देख लिया है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। कमेंट में आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और एक बार जिसने ये मॉडल पेपर देख लिया ना दोस्तों, वो आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल की चीज है, ऐसी चीजें आपको दोस्तों और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 10,789.72 किलोमीटर। 10,789.72 किलोमीटर है ये राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 14 के अंतर्गत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों, राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में दोस्तों बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और बाड़मेर का है दोस्तों 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? माही नदी। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा एक कारण मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए वायु अपरदन होता है, जल अपरदन भी होता है, वनो उन्मूलन भी होता है। हिमानी क्रिया ये राजस्थान में नहीं होती दोस्तों, ठीक है, हिमानी क्रिया राजस्थान में नहीं होती। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, शेर पर्वत है
इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1597 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। सबसे ऊंचा तो कौन सा है? गुरु शिखर, और गुरु शिखर के बाद में शेर का ही नाम आता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? साइबेरियन सारस किस ऋतु में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये आते हैं कौन से ऋतु में बताइए? तो दोस्तों ये शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस कौन से क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों ये होती है पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में मानसून का आगमन दोस्तों अरब सागर की शाखा से होता है, लेकिन अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है? तो दोस्तों चंबल नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तरलाई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले में ये स्थित है, और ये वायु सेना द्वारा संचालित प्रमुख हवाई अड्डा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बेडच, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किन नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए, बेडच, कोठारी और खारी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है बनास नदी की। बनास की सहायक नदियां हैं दोस्तों ये बनास खारी, कोठारी और बेडच। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा है वो दोस्तों झालावाड़ में होती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। झालावाड़ में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पर है दोस्तों? ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है ये राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक क्षेत्र में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर क्षेत्रों में दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, बनास बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूणी बेसिन। दोस्तों लूणी बेसिन है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन जिलों एवं संभागों की अधिसूचना के अनुसार राज्य में जिलों एवं संभागों की संख्या क्रमशः कितनी है? बताइए कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो दोस्तों देखिए, 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन जिलों की अधिसूचना के अनुसार दोस्तों राजस्थान में कितने जिले हैं? तो दोस्तों 41 जिले और 7 संभाग है। 41 जिले और 7 संभाग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः क्या है? बताइए, ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, शहरी साक्षरता दर है 79.7%। ठीक है, 79.7%। और ग्रामीण साक्षरता है दोस्तों 61.4%। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण साक्षरता दर 61.4% और शहरी है 79.7%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वो कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल घाटी परियोजना। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी दोस्तों 50-50 है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। दोस्तों ये अपन ने भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के अपन ने 20 प्रश्न पढ़ लिए हैं नए सिलेबस के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। अब राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न यानी कि 21 से 40 तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनवाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा मानसिंह प्रथम थे, उनकी रानी थी कनकावती। उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कनकवती। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसको बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं दोस्तों राजस्थान में वधु के साथ उसके पीहर से लड़की या स्त्री आती है, वह ओलंदी कहलाती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है अलवर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला अलवर है। ठीक है, अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, इन जिलों में दोस्तों मेव जाति के लोग हैं वो रहते हैं, तो यहाँ पर मेवाती बोली है वो बोली जाती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाली वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? ग्रासिया महिलाओं द्वारा दोस्तों किया जाने वाला नृत्य, वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मादल नृत्य बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये मादल नृत्य है, ये मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1727 में। 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1727। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है? राजस्थान में पावाड़ा का मतलब क्या है? तो पावाड़ा का मतलब होता है दोस्तों लोक गाथा। क्या होता है? लोक गाथा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोक गाथा। 27 नंबर का प्रश्न है, मादलिया पहना जाता है। दोस्तों मादलिया है ये पहना जाता है, तो ये राजस्थान की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। 28 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित? दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ था। गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 1897 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम ने किया था, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में नेतृत्व इन्होंने किया था। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। राव गोपाल सिंह है वो बिजोलिया के सरदार थे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, राव सवाई कृष्ण सिंह है वो थे दोस्तों बिजोलिया के सरदार, तो ये गलत हो जाएगा। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे।
64 नहीं 84 प्रकार के कर लगाए थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ए, सी और डी ये दोस्तों गलत दे रखे हैं, सिर्फ एक ही सही दे रखा है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था ये 44 वर्षों तक चला था। 1897 में ये प्रारंभ हुआ था और 1941 तक चला था दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट है ये कौन से जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मत्स्य जनपद। ठीक है दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों बैराट। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताइए, पानी की जगह दोस्तों घी का इस्तेमाल किया गया था उसके निर्माण में। तो दोस्तों वो है भांडासा का जैन मंदिर, भांडासा का जैन मंदिर बीकानेर में। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें किसने? तो ये कर्नल जेम्स टोड। देखिए सॉरी, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? तो दशरथ शर्मा ने की थी दोस्तों। किसने? दशरथ शर्मा ने, कर्नल जेम्स टोड ने नहीं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? चूरू में। नेक्स्ट आगे देखिए, कंडोरा पहना जाता है, ये कंडोरा जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये कमर का आभूषण है। ये कहाँ का आभूषण है? कमर का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमर का आभूषण है। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौसर क्या है? किसको बोलते हैं मौसर? दोस्तों मौसर बोलते हैं मृत्यु के 12वें दिन संबंधियों, ब्राह्मणों और गांव वालों को भोजन करवाया जाता है, उसको बोलते हैं। यानी कि राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसको मौसर बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवी है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खांडलाई आश्रम के संस्थापक थे, खांडलाई आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन थे? तो दोस्तों इसके मतलब स्थापनाकर्ता या संस्थापक है वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने की थी दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि खांडलाई आश्रम के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये खांडलाई आश्रम की जो स्थापना है ये दोस्तों 1934 में की गई थी। कहां पर है? सागवाड़ा डूंगरपुर में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी दोस्तों 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसमें जनसंख्या थी दोस्तों 18.38 लाख है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फरवरी माह में। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महमूद गजनवी के समकालीन थे दोस्तों, महमूद गजनवी के समकालीन थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वीणा बजाने में दोस्तों इनको दक्षता हासिल थी। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? बताइए, कौन से मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो उनका नाम था दोस्तों किसने? तो वो है मोहम्मद शाह ने।
दोस्तों मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद और राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया था। मोहम्मद शाह, याद रखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मोहम्मद शाह, औरंगजेब, ये मत कर देना। तो यहाँ पर औरंगजेब ने तो दोस्तों सवाई की उपाधि दी थी, किसको? जयसिंह को। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था, तो वो मोहम्मद शाह ने। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजनीति विज्ञान के यानी कि इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बताइए कहां पर लगाई गई थी? तो दोस्तों ये कोटा में लगाई गई थी। कहां पर है? कोटा में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश की है? किस अधिकारी के रूप में सभी विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विकास अधिकारी के रूप में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकास अधिकारी के रूप में। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों एक तरफ देखिए यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्रोत दे रखे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपात उपबंध रूस, गलत हो जाएगा दोस्तों। आपात उपबंध है ये दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहां से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य दे रखा है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है। देखिए अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियां से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये गलत दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 156 है ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जैसे 5 वर्ष का होता है ना कार्यकाल, तो कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 156। और अनुच्छेद 163 है ये राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? सी नंबर का, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं हो रहा। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें देखिए सत्य कथन कौन सा है राज्य सूचना आयोग से संबंधित? यह एक सांविधिक संस्था है, यह एक सांविधिक संस्था है। तो दोस्तों सांविधिक यानी कि वैधानिक संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन इसमें सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए राज्यपाल कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। देखिए यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं करता, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अपने को असत्य कथन बताना था, डी नंबर का ऑप्शन अपना असत्य कथन है। 48 नंबर का प्रश्न है,
तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है। तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन? तो वो है तहसीलदार। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है दोस्तों, तो ये निर्धारित था दोस्तों पहले, ये 5 वर्ष की आयु और 65 वर्ष, ये आप मत कर देना, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पहले तो यही था 5 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले प्राप्त हो तब तक, ठीक है। तो ये राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल था, है नहीं, था। तो अब क्या है? तो दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया और इसको बदलकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि तक, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि तक इनका कार्यकाल रहता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य है। तो हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन 5 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, माता वर्णांध तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्ण अंधता का रोग होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 100%, ठीक है। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें किया जाता है दोस्तों HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें HCG हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, मानव जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, यानी कि 23 जोड़ी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 23 जोड़ी यानी कि 46। गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो दोस्तों 46 होगी, ठीक है। जोड़ी पूछ लेता तो 23। नेक्स्ट आगे देखिए, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा? तो बताइए, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा? तो दोस्तों इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग है वो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है तो दोस्तों देखिए, नए पदार्थ का निर्माण तो किस में होता है? कोयले के दहन में। भाई कोयला जलेगा तो क्या बनेगी? राख बनेगी, ठीक है। तो नए पदार्थ का निर्माण है वो रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों अपन है वो 6 नंबर का देखिए, भाग 6 कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न में स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस OCR का प्रमुख कार्य क्या है? OCR का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों OCR का प्रमुख कार्य है कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
नाम तो सुना ही होगा आपने। पढ़े हुए अक्षरों का संपादन एवं फॉर्मेटिंग करना, बिल्कुल सही है। पुराने दस्तावेज पढ़ना एवं इलेक्ट्रिक फिलिंग करना, तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं, ये ओसीआर के कार्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च इंजन की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो दोस्तों देखिए गुरुजी, ठीक है, गुरुजी, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अल्टा विस्टा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गूगल है, इसके अलावा दोस्तों अल्टा विस्टा भी है, और नेटस्केप भी है, लोस्कोस भी है, बिंदु है, हॉटबॉट है, ask.com है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए गुरुजी, गुरुजी है वो क्या है दोस्तों, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी दोस्तों क्या है, ये सर्च इंजन है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अवांछित यूजर द्वारा कोई परिवर्तन करने से रक्षित करने हेतु प्रयुक्त विकल्प है, बताइए दोस्तों। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अवांछित यूजर द्वारा कोई परिवर्तन करने से रक्षित करने हेतु प्रयुक्त विकल्प है, तो वो विकल्प है कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो विकल्प है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइप बहुत क्रिटिकल होता है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एक्सेल में जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, और फिर भाग 8 के अंदर दोस्तों अपन इंडिया करंट अफेयर के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी है, ये कहाँ आयोजित की गई, तो दोस्तों ये जोधपुर में आयोजित की गई। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब प्रत्येक विवाह पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब प्रत्येक विवाह पर कितनी राशि, इस यानी कि कितनी सहायता राशि दी जाएगी, तो दोस्तों 75,000 रुपए। पहले 50,000 थी, लेकिन अब है वो 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान सरकार है कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी। राजस्थान सरकार कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5,000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में कल्चरल डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया। कल्चरल डायरीज का आयोजन है वो किसकी पहल पर किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पहल पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के प्रवीण प्रजापति ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया।
अलवर के प्रवीण प्रजापति ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भवई में। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलवर के प्रवीण प्रजापति ने भवई नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम है वो दर्ज करवाया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन देखिए भारतीय करंट अफेयर और इसमें विश्व के भी करंट अफेयर के प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इसमें 5 करंट अफेयर के प्रश्न है वो करवाने वाला हूं, उसके बाद में अपने 70 प्रश्न है वो जीके के कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ये दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पोषण पखवाड़ा 2025 किस अवधि में आयोजित हो रहा है? पोषण पखवाड़ा 2025 किस अवधि में आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक दोस्तों ये पोषण पखवाड़ा 2025 है वो आयोजित हो रहा है। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत के हितेश गुलिया ने कौन सा पदक जीता? विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत के हितेश गुलिया ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। क्या? स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। आगे देखिए INS तरकस ने अदन की खाड़ी में किस देश के जहाज HMNZS तेकाहा के साथ अभ्यास किया? बताइए INS तरकस ने अदन की खाड़ी में किस देश के जहाज HMNZS तेकाहा के साथ अभ्यास किया? तो दोस्तों ये कौन से देश का जहाज है? तो ये न्यूजीलैंड देश का जहाज है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 70 प्रश्न अपने जीके के हो गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो सारी चीजें करवाऊंगा। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो मॉडल पेपर को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब देखिए अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? बताइए अंश प्रत्यय में यानी कि अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों इसमें बनेगा आंशिक शब्द। क्या बनेगा? आंशिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए निशा, विभावरी, यामिनी ये तीनों रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन तिमिर है ये दोस्तों रात का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केकी, विहंग, खग, पिक उपयुक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? बताइए ये इनमें से 4 में से अपने को बताना है कि पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए विहंग और खग ये दोनों दोस्तों क्या है? ये पक्षी के पर्यायवाची है। और केकी का अर्थ होता है दोस्तों मोर, और पिक का अर्थ होता है दोस्तों कोयल। तो यहाँ पर विहंग और खग है ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन देखें तो इसमें देखिए बी नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 और 3 इसमें सही उत्तर है। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं
दोस्तों तद्धित प्रत्यय, क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दरबार। ठीक है, दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, भीड़, ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 घंटे में यह गाड़ी 300 किलोमीटर की यात्रा करती है, रेखांकित पद में किस विशेषण का उदाहरण है? अब दोस्तों देखिए, रेखांकित पद कौन सा है? 3। ठीक है, तो 3 क्या है? तो दोस्तों 3 निश्चित संख्यावाची विशेषण है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है ये। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों यहाँ पर उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, तो ये व्यर्थ लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यह अशुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? निम्न में से वर्तनी कौन सी सही है? तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए लालायित, लालायित है ये दोस्तों सही वर्तनी है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखिए, निशी, निशी है, ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, निशी तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गायक, पक्व और गृद्ध, ये दोस्तों तीनों तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गायक है, गायक, गायक है ये दोस्तों, ये गायक का तद्भव है, वो दोस्तों गवैया होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो निशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द है। अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है? इति। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं युयुत्सु। क्या बोलते हैं? युयुत्सु। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। बताइए ग्रेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेस का मतलब होता है अनुग्रह। क्या करना होता है? अनुग्रह। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से लोकोक्ति है दोस्तों, निम्न में से लोकोक्ति है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है? यहाँ पर देख सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। यहाँ पर जिसके पीछे ना लग जाए, ठीक है, वो क्या है? मुहावरा। और जिसके पीछे ना नहीं लगे वो लोकोक्ति होती है, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है। नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना है, तो दोस्तों वो है अधिसूचना, उसको अधिसूचना बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश को छाटना है, तो दोस्तों वो है कम भोजन करने वाला। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कम भोजन करने वाला, मिताहारी। आगे देखिए, केंद्रीय का विलोम शब्द है। केंद्रीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों परिधीय। क्या हो जाएगा? परिधीय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिधीय। आगे देखिए, ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें सकर्मक रूप प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सकर्मक। आगे देखिए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ होगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है भ्रम को दूर करना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना।
नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर देखिए ऋतुराज है, मधुकाल है, मधु ऋतु है, लेकिन सुमन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा, तो यहाँ पे इसमें प्रति उपसर्ग है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, देखिए शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस इज, बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस इज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। सेड टू का क्या बनेगा? यहाँ पे सेड का दोस्तों यहाँ पे टोल्ड बन जाएगा। ठीक है, और योर प्रॉमिस है तो इसका माई प्रॉमिस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड सिंस ही गो टू नैनीताल। अब यहाँ पर गो है वो वर्ब दे रखी है, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसके अंदर देखिए यहाँ पर his health has improved since he go to नैनीताल, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें प्रयोग होगा सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पर दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अध्ययी प्रमाण पत्र ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अध्ययी प्रमाण पत्र को? तो दोस्तों इसको बोलते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंजीकरण बोलते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पंजीकरण। नेक्स्ट आगे देखिए ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है, तो दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, देखिए राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट ऑफ द एनवायरमेंट, सॉरी टू द एनवायरमेंट, राइजिंग टेम्परेचर इज ए रियल थ्रेट ऑफ रियल थ्रेट टू द एनवायरमेंट, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते तापमान से पर्यावरण को वास्तविक खतरा है। आगे देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, हिंदी में अपने को इसका ट्रांसलेट करना है। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यानी कि उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, विच सेंटेंस इज पंचक्टेड करेक्टली, तो बताइए पंचुएक्टेड करेक्टली, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें लेट्स इट ग्रांडमा, तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, प्रीपोजिशन खालिस्तान में भरना है दोस्तों। देखिए ही हैड सेक्योरली, ठीक है, ही हैड सेक्योरली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर कॉन्ट्रैक्टेड ए बैड कोल्ड, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए सेक्योरली के बाद में दोस्तों वेन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन, वेन आएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए विच इज द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए डिटरमाइनर, दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसमें इट इज ए वर्ड विच
प्रीसीड्स ए हीड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ ए अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वही खाली स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए, द कैप्टन द फाइनल चार्ज इन द टेबल, सॉरी इन द बैटल, ठीक है, द कैप्टन द फाइनल चार्ज इन द बैटल। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें प्रयोग होगा दोस्तों लेड का। क्या होगा? लेड का। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, लेड का अर्थ होता है नेतृत्व है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 101 नंबर प्रश्न है, इन द क्वेश्चन बिलो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। ही इज एल्डर देन जॉन, ही इज एल्डर देन जॉन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डर देन की जगह दोस्तों ओल्डर देन आएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरों से बड़ा होने के लिए ओल्डर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन, मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मैन इज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, शी सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शी सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, शी सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर, सॉरी 104 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, कैन ए कार बी ड्राइवन बाय हर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, कैन सी ड्राइव ए कार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 चॉइस गिवन, ही रेस्टेड हिज हॉर्स, सॉरी हिज हॉर्स फॉर इट टू लिम्प, टू लिम्प दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही रेस्टेड हिज हॉर्स फॉर इट टू लिम्प। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेस्टेड आ गया तो यहाँ पे लिम्प्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिम्प्ड, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों भाग 11, इसके अंदर अपन गणित के 15 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 106 से लेकर 120 तक। ठीक है, और ये अपना मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा 120 से, और अपन 106 से 120 तक अपन प्रश्न पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने के कारण मोहन को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है दोस्तों? देखिए ब्याज दर में कमी हो रही है, ब्याज दर में कमी हो रही है। 11.5 से 10% हो गया, यानी कि कितने का अंतर हो गया? कमी कितने की हुई? तो दोस्तों 1.5 की कमी हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों वार्षिक आय में कमी हो रही है कितनी? 55.50 की। ठीक है, तो दोस्तों मूलधन का 1.5% बराबर कितना हो जाएगा? 1.5% बराबर 55.50 हो जाएगा, 55.50। तो दोस्तों सीधा सा है, मूलधन इंटू 1.5 बटे मूलधन इंटू 1.5 बटे 100 बराबर कितना? 55.50। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 55.50 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 55.50 इंटू 100 बटे 1.5। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 3700 रुपये मूलधन आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 3700। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है, तो 14,250 में से 12,900 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये एक साल का ब्याज आ जाएगा कितना? 1350। ठीक है। अब दोस्तों ये पांचवें साल का ब्याज है, तो 4 साल का और जोड़ना है, तो यहाँ पे 13.50 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये हो जाएगा 5400 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5400। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये 12,900 है, 12,900 है, ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको क्या करना है? 5400 घटाना है, यानी कि 4 साल का जो ब्याज आ गया यहाँ पे 5400। अब जो अपना ये देखिए, चौथे वर्ष कितना था? 12,900। तो ये 12,900 में से 12,900 में से 5,400 है, वो घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 7,500। कितना आ जाएगा? 7,500। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को दर निकालनी है, तो दर निकालने का सूत्र क्या है? दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो दोस्तों दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्याज कितना है? 5400 रुपए। ब्याज कितना है? 5400 इंटू 100 इंटू 100 बटे दोस्तों यहाँ पर मूलधन कितना है? मूलधन है दोस्तों 7,500। ठीक है, अपन ने निकाली है ना 7,500। और इंटू समय कितना है? समय 4 वर्ष है। बस इसको काट लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5400 में यहाँ पे 75 इंटू 4 कर लीजिए, तो 75 इंटू 4 करोगे तो कितना? 300। 5400 में 300 का भाग दे लीजिए, तो दोस्तों 5400 में 300 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 18%। कितना आ जाएगा? 18% आ जाएगा। तो ये 18% इसमें क्या हो गई? ब्याज की दर हो गई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े? दोस्तों सीधा सा है, खर्च में कमी बराबर वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वृद्धि कितने की हो रही है? 20 की। तो यहाँ पर 120, 100 प्लस वृद्धि, यानी कि 120 इंटू 100। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ये दोस्तों 20 से ये एक बार कटा, तो ये कितनी बार कटा? 6 बार। तो 100 में दोस्तों आप 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या दोस्तों 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इसको आप सीधा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 17,64,000 इंटू 5% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 105/100 इंटू 105/100। बस अब इसको वैसे काटोगे तो दोस्तों इसको काट के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 5 से कट रहे हैं, तो कितने से कट रहे हैं? 5 से, तो ये 21 बार कटा और ये 20 बार। ठीक है, ये 21 बार कटा और ये 20 बार, यानी कि 1,76,400 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसको आपस में काटोगे। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये 1,94,481 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा दोस्तों? अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7% की हानि होती है। ठीक है, 1/7% की क्या होती है? हानि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हानि बराबर, इसको अपन हानि बराबर क्या लिख सकते हैं? x/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 144 बराबर दोस्तों x
x माइनस 144 बराबर x बटे 7 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 144 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे 7x माइनस 1008 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर 7x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 1008। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए एक x कम हो गया, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 1008 बटे 6, तो कितना आ जाएगा? 168, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रम मूल्य आ गया दोस्तों अपने पास में 168 है, विक्रम मूल्य दे रखा है 189 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों देखिए लाभ प्रतिशत, विक्रम मूल्य कितना है? 189, क्रम मूल्य अपन ने निकाल दिया कितना? 168 है, बटे क्रम मूल्य कितना है? 168, बस इंटू 100, ये आपको दोस्तों लाभ का प्रतिशत है वो निकाल देगा, ठीक है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितने का हो गया? 21 का। तो यहाँ पे 21 बटे 168 इंटू 100, तो इसको काटोगे तो 12.5% आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सीधा सा है दोस्तों, 900 ग्राम तोलता है तो उसपे 100% का लाभ, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 बटे 900 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा? 11 से 1/9%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपए और 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घड़ी का क्रय मूल्य दे रखा है 380 रुपए, लाभ 25%, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य है, सॉरी, तो घड़ी का दोस्तों विक्रय मूल्य है वो अपने को ज्ञात करना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना दे रखा है क्रय मूल्य? तो दोस्तों 380 दे रखा है, तो 380 ये दे रखा है। अब देखिए इसमें 5% का छूट देने के बाद 25% का लाभ हो, 5% का छूट देने पर 25% का लाभ हो। दोस्तों आप देखिए अंकित मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? 380। अब आप ऑप्शन उठा लीजिए कुछ भी, जैसे कि मैंने ऑप्शन उठा लिया 500, ठीक है भाई। क्रय मूल्य कितना है? 380, और मैंने उसके ऊपर अंकित कर दिया कितना? 500 रुपए। अब मैं क्या करता हूं, 500 रुपए के अंदर मैं बोला, अगली पार्टी को बोला कि 5% की मैंने छूट दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों 5% की छूट है वो दे दी, यानी कि कितने की छूट दी? तो दोस्तों 500 का जो 5% होता है वो 25 होता है, ठीक है। तो यहां पर 475 बचा, सॉरी 5% की छूट दी है ना, हाँ 475। अब उसमें देखिए देने के बाद 25% का लाभ हो, देने के बाद 25% का क्या हो? लाभ हो। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 380 इंटू 125 बटे 95, बस क्या करना है? यही करना है, इसको काट लीजिए। ये 5 से दोस्तों कितनी बार कटा? तो ये 25 बार कटा। ये कितनी बार कटा? तो ये 19 बार कटा। ये 19 दूनी 38, ये 20 बार कट गया। और 20 इंटू 25 कितने होते हैं? तो दोस्तों 20 इंटू 25 है वो 500 होते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 500, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 11 प्रेक्षणों का औसत 10 है, आरंभिक 6 प्रेक्षणों का औसत 9 और अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 11 है। छठा प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। जैसे कि शुरुआत के 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 9, तो 6 इंटू 9 कर लीजिए। 6 इंटू 9 कितना हो गया? 54। और अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 11, तो यहाँ पर 6 इंटू 11 कितने हो जाएंगे? 66, ठीक है। अब 54 में से 66 गए तो कितने बचे? सॉरी इसमें देखिए एक ये चीज भी ऊपर वाली लाइन देखिए, 11 प्रेक्षणों का औसत 110 है। 11 प्रेक्षणों का औसत 110 है, तो 11 इंटू 10 करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा?
11 इंटू 10 करोगे तो दोस्तों 110। अब यहाँ पर देखिए 54 और 66 दे रखा है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 110 में से घटा दीजिए। तो दोस्तों इनको प्लस किया तो कितना हो गया 110, सॉरी 120, कितना हो गया 120, और 120 में से 110 गए तो कितना बचा 10। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 इंटू 4 कर लीजिए सबसे पहले, कितना हो गया 32। ठीक है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, यदि इनमें से अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ऑप्शन उठा के देख लीजिए दोस्तों कि नया औसत क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे औसत कितना 8 आ रहा है, तो अब औसत क्या होगा बढ़ेगा ही, अब औसत क्या होगा बढ़ेगा ही। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें देखिए 32 तो आ ही गया। अब 32 में आप दोस्तों 4 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया 8 चौके 32। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए ये 32 अपन 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, अभी तक तो अपन देखिए 5 और 7, 5 और 7 दोस्तों 12, 12 और 9 कितने होते हैं दोस्तों 21, 21 और 11 कितने होते हैं 32। ठीक है, तो ये चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दोस्तों 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा टोटल। अब इसमें अगर अपन अगली संख्या भी जोड़ते हैं यानी कि 13 भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 45, और 45 है 5 संख्याओं का टोटल दे रखा है, तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 संतरे 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। 7 संतरे 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, पेड़ों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका अपने को क्या निकालना है मैसअप निकालना है। 7, 28 और 45 का मैसअप कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम पंक्ति की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 7/7 28/7 प्लस 42/7। ठीक है, तो देखिए 7 का भाग 1 में से 7 बार गया, इस 28 में 4 बार गया और 42 में 6 बार गया, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 कितने होते हैं 11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 पंक्ति, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 330 सॉरी 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 128 में से 4 घटा दीजिए, 303 में से 7 घटा दीजिए और 247 में से 19 घटा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर नई संख्या बचेगी 124 है, 303 में से 7 गए तो कितने बचे 296 और 247 में से 19 गए तो दोस्तों 228। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 124, 296 और 228 का मैसअप है वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो इसका मैसअप निकलेगा दोस्तों कितने का 4 4 का निकलेगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख को ध्यान से देखें और उत्तर दें। देखिए 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई है, 55 से 60 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 55 से 60 के लिए ये वाला। ठीक है, और ये किसके लाइन में आ रहा है दोस्तों, ये 55 से 60 के, ये 4 के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, किसमें 4 की लाइन में आ रहा है दोस्तों ये
55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुई है। तो यहाँ पे 55 वर्ष से अधिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये 4 और ये +3 +2 और +1, तो 4 3 2 1 ये जोड़ लीजिए इनको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10। आगे देखिए 40 वर्ष से अधिक है किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई है। 40 वर्ष से तो अधिक और 55 वर्ष से कम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 वर्ष से अधिक ये है 8 और ये है +7 और 55 वर्ष से कम ये देखिए ये कितना है, ये 5। तो यहाँ पे 8 और 7 कितने होते हैं? तो दोस्तों 15 और 5 कितने होते हैं? 20। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसका डायग्राम है वो सही से आया नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मॉडल पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे, मॉडल पेपर कैसा लगा, कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चैनल से जरूर जुड़े और अध्यादेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।